जय हिंद सभी को। ये वीडियो जो रहने वाली है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनने हैं उसी से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, जो अभी तक आपका पता लगा है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये समझ लीजिए एक तरह से पेपर एनालाइज ही आपका। ठीक है, कंप्लीट। पहला क्वेश्चन जैसे कि ये है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया भर में प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस करने वाले फ्यूजन ग्रुप शक्ति के सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन है अनीदो चटर्जी, पेयान खान, ठीक है, विक्रम घोष और जाकिर हुसैन। तो इसका सही जो आंसर है वो है जाकिर हुसैन। अभी थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जाकिर हुसैन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फेमस तबला वादक थे। ठीक है, और इनके पिता भी, पिता कौन थे इनके? अल्लाह रखा, वो भी एक तबला तबला वादक थे। इन्हीं के पुत्र हैं जाकिर हुसैन। दोनों ही शास्त्रीय तबला वादकों में, दोनों ही फेमस शास्त्रीय तबला वादक थे। आगे बात करते हैं 1979 से यानी कि 1979 से 2007 के बीच उन्होंने एक नहीं अनेक अंतरराष्ट्रीय समारोह में तबला वादन किया। ये फ्यूजन ग्रुप शक्ति के सदस्य भी रहे। अब थोड़ा सा इनके बारे में इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है मैं बताता हूँ। 1988 में जाकिर हुसैन को पद्मश्री अवार्ड मिला। 2002 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला। ठीक है, 22 मार्च 2023 को इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें पद्म विभूषण यानी कि मरणोपरांत प्रदान किया। यानी कि मरणोपरांत का मतलब है मरने के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद इन्हें पद्म विभूषण मिला। 1990 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला। तो ये इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सभी अवार्ड किसे मिले हैं? जाकिर हुसैन को। ऑप्शन में आ जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा जो आपका शक्ति शास्त्रीय संगीत जो फ्यूजन संगीत है शक्ति, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक से रिलेटेड है। भारतीय तालवाद्य जगत के सबसे बड़े नामों में से एक है। क्लियर? शक्ति समूह जॉन मैक्लॉफिन, एल शंकर, टी एच विनायक राम के साथ जो है ये और मेंबर्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिम जैज फ्यूजन को लोकप्रिय बनाया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित दिल्ली विशेष स्थापना संशोधन विधेयक 2021 के द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1940 में संशोधन के लिए था। ये कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? टाइपिंग मिस्टेक है, कब किया गया था? तो इसका 1946 ही है। ठीक है, यानी कि सीबीआई, यानी कि सीबीआई जो होता है ना, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, विशेष पुलिस स्थापना यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो 1946 के संशोधन के तहत हुआ। जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम था 1940 में संशोधन करके जब ये बना था। चलिए, अब इसके आगे थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये मेन मेन करेंगे, जो इंपोर्टेंट है उसे ज्यादा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक का कौन सा खंड किसी डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा को इसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्ति देता है? यानी कि क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। नाडा नाडा एक ऐसी एजेंसी है, तो एथलेट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें डोपिंग यानी कि ये समझ लीजिए ड्रग्स वगैरह यूज तो नहीं करते, ये चेक करता है। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की फुल फॉर्म होती है। वो है आपके खंड 21 के तहत वो चेक कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 नाडा को कई वैधानिक शक्तियां प्रदान की। क्या क्या की वो बता देंगे, उससे पहले नाडा की फुल फॉर्म हमने बता दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। खंड 21 नाडा के अधिकृत अधिकारियों को संदेह होने पर किसी परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, दस्तावेज या सामग्री जब्त करने की शक्ति देता है। यह प्रावधान डोपिंग उल्लंघन की जांच के कानूनी आधार प्रदान, जो कानूनी आधार है वो प्रदान करता है। इसका लक्ष्य क्या है? भारतीय खेलों को ड्रग मुक्त बनाना और विश्व स्तरीय एंटी डोपिंग मानकों का पालन करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। गोपुरम का क्या मतलब है, आपको सीधा से बताना है। तो गोपुरम का मतलब क्या होता है? वो होता है मंदिर का द्वार। क्लियर? अब मंदिर का द्वार, अब थोड़ा सा इसे बात कर लेते हैं, क्या क्या मंदिर का द्वार कैसे कैसे। गोपुरम जो है सबसे जो फेमस, जो आपका फेमस है, ये है द्रविड़ शैली के लिए। गोपुरम जो है, क्लियर है, दक्षिण भारत में ये द्रविड़ शैली में फेमस है। गोपुरम दक्षिण भारत मंदिरों में स्थित ऊंचे अलंकरण युक्त प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम, क्लियर है, मैंने वही बताया था, मंदिरों का द्वार। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, जो बहुत ऊंचा और सजावटी होता है। जो यानी कि पूजा होती है ना, तो मंदिर के द्वार सजाए जाते हैं। जैसे कि आपका जगन्नाथ मंदिर आपने चेक करा होगा। ठीक है, और जैसे कि इसके प्रदेश प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से? मीनाक्षी मंदिर, मुदेरे, ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर, वो है आपका तांजावुर। अब देखिए, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में।
इसे अक्सर रंगीन मूर्तियां, देव देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्य में सजाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंदिरों को गोपुरम प्रमुखता से मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा फेमस किसमें है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर पूछ ले गोपुरम इनमें से बताइए किस राज्य में प्रसिद्ध नहीं है, अगर उसमें और कोई राज्य आ जाए तो आप उसे निकाल देंगे, ये राज्य रहने वाले। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गर्म दिन और ठंडी रातें किस प्रकार के मौसम की विशेषता है? यानी कि दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है, वो किस मौसम में होती है? तो वो आपकी गर्मियों में तो होती है, ग्रीष्म ऋतु में। बताइए जी। देखिए, ठंडी के मौसम में तो दिन में भी ठंड रहती है, रात में भी ठंड रहती है, लेकिन जो मेजर टेम्परेचर चेंज रहता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, गर्मी। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। भारत के शुष्क क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान का दैनिक अंतर बहुत अधिक होता है। दिन में तेज गर्मी और रात में तेज जो तापमान में गिरावट आती है। इसका कारण क्या-क्या है? शुष्क हवा, ठीक है? पूछ ले शुष्क हवा के कारण क्या होता है? तो वही है ग्रीष्म ऋतु के कारण दिन में तेज गर्मी होती है, रात में तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। बादलों की कमी से भी यह होता है, भूमि की तेजी से गर्म होना और फिर जल्दी से ठंडा होना, इसलिए ऐसी जलवायु विशेषता ग्रीष्म ऋतु में संबंधित मानी जाती है। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? ध्यान रखेंगे। भारत की मूल सड़क संख्या की 2017-18 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा हिस्सा लंबाई के अनुसार किस राज्य का है? यानी कि ये पूछा गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे किस राज्य का सबसे बड़ा है 2017-18 की सर्वे के अनुसार? तो वो है आपका महाराष्ट्र का, जो कि था आपका 15,487 किलोमीटर। 15,437 सॉरी 437 किलोमीटर। भारत में सबसे पहले अगर पूछ ले कितने किलोमीटर सड़क है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? वो भारत का है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है, ठीक है? और ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे 2019 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,32,500 किलोमीटर थी। 2017-18 की मूल सर्वे के अनुसार। महाराष्ट्र में 15,437 किलोमीटर लंबाई राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज। आगे बात करते हैं शीर्ष राज्य जिनमें, अब देखिए सीक्वेंस में सबसे बड़ी तो पहले महाराष्ट्र की है, उसके तुरंत बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद मध्य प्रदेश। अब यहाँ आप दो मेन बातों से ध्यान रख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि भारत का नक्शा है, ठीक है? भारत का नक्शा है, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये एक ऐसे ही मैंने मान लिया है। अब देखिए, अब बॉर्डर्स के जो स्टेट होते हैं, मेजरली बॉर्डर के स्टेट्स में जो है राजमार्ग ज्यादा बड़े नहीं होते। सबसे पहले पहाड़ों के क्षेत्र को तो आप निकाल देंगे, पहाड़ों में तो राजमार्ग बहुत ही कम होते हैं, ठीक है? पहाड़ों में राजमार्ग, वहां रास्ते जो है पहाड़ों के कारण टूट जाते हैं, तो मेनली छोटे रास्ते ही होते हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ वाला क्षेत्र तो हो नहीं सकता राज्य जो सबसे लंबे लंबे राज्यों में आता हो। अब वहां आएगा मेजरली जो ये एरिया है, तो इस एरिया में आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और कर्नाटक नहीं आता, मध्य प्रदेश आता है, ठीक है? कर्नाटक एक लंबा राज्य है, इस वजह से आपके कर्नाटक में ज्यादा राजमार्ग। क्लियर है? जो एरिया है कर्नाटका, आपने देखा होगा जो सी बॉर्डर है उससे लगा हुआ है, सीधा सीधा लंबा लंबा, तो इस वजह से है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो वो आपको बता देना है। बिहू है, ढींसा है, कथकली है, नट पूजा। वो तो कथकली है ना, राष्ट्रीय, ये तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय नृत्य, ठीक है? शास्त्रीय नृत्य। चलिए बात कर लेते हैं। बिहू जो है असम का फेमस है, ढींसा जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जनजातियों का फेमस नृत्य है, कथकली जो केरल का भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये भी पूछ सकता है कथकली किस राज्य का फेमस आपका जो डांस है। नट पूजा लोक धार्मिक नृत्य परंपरा है। चलिए, भरतनाट्यम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का है। शास्त्रीय संगीत मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्ट है हमारे, शास्त्रीय संगीत नहीं, मैं संगीत बोल देता हूँ, वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है? यानी कि शास्त्रीय डांस जो होते हैं। उसके बाद है कत्थक। कत्थक आपका उत्तर भारत बोल सकते हैं, आप यूपी उत्तर प्रदेश का भी बोल सकते हैं, ठीक है? या आप बोल दीजिए नॉर्थ इंडिया का। चलिए, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ध्यान रखेंगे। केरल के दो फेमस डांस हैं। आगे बात करते हैं उड़ीसी, उड़ीसा, आसान सी बात। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुरा, सत्रिया असम का। और पूछे जो सबसे नया नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य शैली है, वो कौन सी है? वो है सत्रिया, जो सबसे बाद में ऐड हुआ है शास्त्रीय नृत्य में। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी दर को निरूपित करता है? नियोजित लोगों की संख्या की कुल जनसंख्या से विभाजित करना, बेरोजगार लोगों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करना, बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रमजीवी जनसंख्या से विभाजित करना, या नियोजित लोगों की संख्या को
पात्र जनसंख्या से विभाजित करें। देखिए बेरोजगार उसमें जरूर आएंगे, तो ये तो हट नहीं सकता जब बेरोजगारी दर बतानी है, और ये भी आपका नहीं हो सकता। अब इसमें दो ऑप्शन है, बेरोजगार लोगों की कुल जनसंख्या को, बेरोजगार लोगों की जनसंख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित करेंगे, बेरोजगार लोगों की श्रमजीवी। अब देखिए यहाँ जो है बेरोजगार लोगों की जनसंख्या को श्रमजीवी से करेंगे, जब भी बेरोजगारी दर निकलेगी, क्योंकि इसमें आपके कुल जनसंख्या में तो श्रमजीवी भी आ जाएंगे ना। अब श्रमजीवी, जब श्रमजीवी मतलब होता है जो वर्किंग पर्सन होते हैं, ठीक है। जब बेरोजगार लोगों की संख्या को श्रमजीवी संख्या से विभाजित करेंगे, जब ही आपकी बेरोजगार दर निकल कर आएगी। क्लियर है? हाँ जी। देखिए बेरोजगार लोगों की संख्या को जब श्रमजीवी से जनसंख्या से विभाजित करेंगे, तो ये एग्जैक्ट आपकी बेरोजगार दर दर्शाएगा। क्लियर हुआ? ये एग्जैक्ट नहीं दर्शाएगा, बेरोजगार दर दर्शाएगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं दर्शाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। बुद्धचरित अश्वघोष के लेखक, ठीक है, निम्नलिखित में कुषाण शासकों में से किसके दरबारी कवि थे? तो आपके अश्वघोष किसके थे? वो थे आपके कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के जो है दरबारी कवि थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अश्वघोष सबसे पहले संस्कृत कवि थे, एक दार्शनिक भी थे, और एक नाटककार भी थे। अगर पूछ ले क्या थे तो तीन ऑप्शन है। इनकी रचना पूछे, रचना है बुद्ध चरित, भगवान बुद्ध की जीवनी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और बात पता चलेगी, बताइए इनकी प्रमुख कृति है। चलिए, समयकाल पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में इनका समयकाल जो है। दरबारी कवि ये किसके थे? अश्वघोष कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब देखिए इन्होंने बुद्ध की जीवनी दिखाई। क्लियर है? अश्वघोष ने, और कनिष्क जो है बुद्ध के ही पालक थे, यानी कि कैसे पालक मतलब कि उनके धर्म के। कनिष्क का योगदान क्या? महायान बौद्ध धर्म का बड़ा संरक्षक, यानी कि संरक्षक उनके धर्म को करना। बौद्ध धर्म के पराशर और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। अश्वघोष जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया, यानी कि ये बुद्ध धर्म के पालन करता थे। ठीक है, यानी कि उस पथ पर चलना चाहते थे जिस पर बुद्ध चले थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों की सबसे लंबी छोटी आंत पाई जाती है? यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो किन जानवरों की सबसे लंबी होती है? इंटेस्टाइन सबसे लंबी किन जानवरों की होती है बताएंगे? तो वो होती है आपकी शाकाहारी जानवर, हर्बीवोरस की। क्लियर? चलिए मैं बता देता हूँ। शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी पाई जाती है। पहली बात क्लियर। पौधों का भोजन सेल्यूलोज कठिन पचता है, तो इस वजह से जितनी लंबी आंत होगी ना उतना ही जल्दी भोजन पचेगा। लंबे पाचन मार्ग की आवश्यकता होती है ताकि भोजन का पूर्ण विघटन और पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। मांसाहारी जानवरों की छोटी आंत अपेक्षाकृत छोटी होती है क्योंकि मांस जल्दी पच जाता है। सर्वाहारी की आंत मध्यम लंबाई की होती है, और अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर्स की आंत जो है मांसाहारी जैसी अपेक्षाकृत छोटी होती है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करी? शमसुद्दीन की उमर, महीउद्दीन जो है बहराम, ग्यासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ आपको ध्यान रखना है लास्ट नेम बलबन, ये थी बलबन ने जो है सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करी। इसका मतलब क्या होता है? सिजदा यानी कि सर झुकाना, पैबोस यानी कि अपना माथा टेकना, जो राजा होता है उसके आगे, वो था बलबन। ग्यासुद्दीन ध्यान रखेंगे, या तो ग्यासुद्दीन से अगर आपको ध्यान रहे तो ग्यासुद्दीन कर लीजिए, नहीं तो आप बलबन ध्यान रखेंगे, क्योंकि बलबन जो है अलग नाम लग रहा है। यहाँ देखेंगे नहीं, शमसुद्दीन, मोइनुद्दीन, ग्यासुद्दीन, कुतुबुद्दीन सभी सेम नाम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ बलबन, बलबन ने जो है सिजदा और पैबोस की जो प्रथा शुरू करी थी। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिजदा का मतलब पूछे क्या है? सिजदा का मतलब है सुल्तान के सामने झुककर माथा जमीन से लगाना। पैबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। देखिए सिर, सिजदा, सिर झुकाना, पैबोस यानी कि पैर, पैर जो है बॉस, यानी कि बॉस मान लीजिए आपके बॉस हैं, उनके पैर छूना, वही सुल्तान के पैर को चूमना। सुल्तान बॉस, एक बात पैर पे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उद्देश्य, सुल्तान की देवीय स्थिति को सर्वोच्च अधिकार प्रदर्शित है, बस यही बात है, बस सुल्तान को ही महान मानना। चलिए इसका कार्यकाल ग्यासुद्दीन बलबन का था 1266 से 1287, ग्यासुद्दीन बलबन का ये था। अगर पूछे कहाँ का सुल्तान था तो ये दिल्ली सल्तनत का। दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया, सिजदा पेवोस लागू करिए। चलिए ये निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग उन स्थानों पर किया जा सकता है जहां बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में देखा जा सकता है? अब देखिए गाड़ी का मिरर है ये, ठीक है, ये गाड़ी का मिरर है। अब यहाँ आप इसमें बड़ा एरिया देख लेते हैं, जैसे कि गाड़ी के साइड का एरिया भी यहाँ पता चल जाता है। ये मिरर क्या दिखाता है? पूरा एरिया।
तो इसमें गाड़ी के मिरर में कौन-सा लेंस जो दर्पण है यूज़ होता है? वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल नहीं सॉरी अवतल। चलिए, हाँ जी, सही है। हाँ, गलत लगा दिया तो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है? ये उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, ठीक है? ये गाड़ी के मिरर में यूज़ होता है। यहाँ से बैक देखने में, यानी कि क्या करता है ये उत्तल दर्पण, थोड़ा-सा समझेंगे, जैसे कि सामने जो है बहुत बड़ा एरिया है, उसे स्मॉल में दिखाएगा हमें, ठीक है? यानी कि ज़्यादा एरिया कवर करेगा। वहीं अगर बात करें अवतल क्या है? अवतल जो है पीछे अगर बड़ा एरिया है उसे जो है और बड़ा दिखा देगा। यानी कि पीछे छोटा एरिया है ना, उसे बड़ा दिखाने के लिए। क्लियर है? चलिए। हाँ जी। उत्तल दर्पण वस्तुओं की छोटी और सीधी प्रतिमा बनाता है, विस्तृत क्षेत्र को दिखाने के लिए। यानी कि बड़ा एरिया, मैंने वही कहा था, जितना बड़ा एरिया उसे शॉर्ट में दिखाएगा। और वहीं वो जो अवतल है बिल्कुल इसके अपोजिट है। आप बड़ा एरिया ले लीजिए, छोटा एरिया ले लीजिए, वो बड़ा ही दिखाएगा। बड़ा एरिया को और बड़ा कर देगा, छोटे एरिया को बड़ा कर देगा। क्लियर है? ये बड़े एरिया को छोटा करेगा। बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में देखने के लिए। वाहन में पिछले दृश्य मिरर यानी कि रियर व्यू मिरर यही काम आते हैं। ये आप साइड वाले मिरर ले लीजिए, या तो गाड़ी के, या डैशबोर्ड वाला मिरर, ठीक है? सभी का यही काम है। अन्य विकल्प बेलनाकार जो है विशेष, वो सिर्फ बेलनाकार आपका जो है एक्सपेरिमेंट में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता, ठीक है? अवतल जो है वस्तु को बड़ा ही दिखाता है। समतल आप जिसमें चेहरा देखते हैं समान आकार का दिखाता है, जैसे आप हैं। चलिए, सितंबर 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले आर एन रवि राज्यपाल थे। राज्य के किस राज्य के थे? ये आपको बताना है, तो वो थे आपके नागालैंड। चलिए मैं बता देता हूँ, आर एन रवि आईपीएस, पूर्व आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है? जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल 18 सितंबर 2021 को नियुक्त हुए। उससे पहले वो क्या थे, 1 अगस्त 2019 से 17 सितंबर 2021 तक थे नागालैंड के राज्यपाल। क्लियर है? इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा ये क्वेश्चन जो है डीप में नहीं। ये क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगता है आएगा, बाकी इसका देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है? फसल उत्सव, फसल, पोला, ठीक है? पोला, समझ गए आप? फसल, फसल से रिलेटेड क्या है जो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, पढ़ लेंगे। प्रमुख कृषि उत्सव है, यानी कि पोला क्या है? कृषि उत्सव, मुख्यतः किसानों द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? किसानों द्वारा। विशेषता क्या है? बैलों की पूजा किस में की जाती है? पोला उत्सव में, ठीक है? खेती सबसे महत्वपूर्ण किस आपके उत्सव के लिए है? पोला के लिए। बैलों को सजाकर गांव में शोभा यात्रा किस उत्सव में निकाली जाती है? पोला उत्सव में। बिहू असम का डांस है, प्रमुख उत्सव है, फेस्टिवल है, सॉरी डांस नहीं। लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। विशु केरल का प्रमुख उत्सव है। सबसे ज्यादा जो है डांस और आपके उत्सव केरल के ही फेमस है, ठीक है? आगे बात करते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित नेताओं में से कौन से 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी? अब यहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट की बात है। यहाँ एक बात पूछी है, पहली भारतीय महिला, अगर ये हटा देता ना भारतीय, तो आंसर आपका बदल जाता। क्या होता मैं समझा देता हूं। अगर पूछता पहली महिला, तो वो थी एनी बेसेंट, ठीक है? और उसके बाद बनी थी आपकी दूसरी सरोजनी नायडू, जो भारत की थी। अगर भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। अगर पहली भारत की, यानी कि भारत में पहली, या तो विदेश की लगा लीजिए, भारत की मान लीजिए आप, महिला कौन सी बनी, तो वो थी एनी बेसेंट, जो अध्यक्ष बनी, ठीक है? और सुचेता कृपलानी कौन है? ये है आपकी फर्स्ट वुमेन सीएम, वुमेन सीएम। कहाँ की? या तो इंडिया मान लीजिए आप, ठीक है? इंडिया की भी है और आपकी यूपी की भी है, ठीक है? दोनों की। क्लियर है? हाँ जी, यही लिखा हुआ है। एनी बेसेंट 1917 में पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है? जो ब्रिटिश मूल की थी। लेकिन पहली भारतीय महिला 1925 में सरोजिनी नायडू थी, जो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। चलिए, अगर पूछे भारत कोकिला किसे कहा जाता है, वो आपका सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है? और बाकी आगे मैडम भिकाजी कामा, इनका इनका जो फेमस क्या है, भारत विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनी, ठीक है? ये सिर्फ रिलेटेड थी विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों से। सुचिता कृपलानी मैंने आपको बता ही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार व्यापक रूप से भारत राज्य झारखंड से संबंधित है? संबंधित नहीं है, अभी मैंने बताया था विशु। विशु लगाएंगे किससे? किससे है रिलेटेड? अभी मैंने बताया है विशु। देखिए अभी दिखा देता हूँ, थोड़ी पीछे ही है।
सबसे ज्यादा त्योहार कहाँ बनते हैं? केरल से। ठीक है, तो विशु यही है आपका, ये केरल से है, झारखंड से नहीं। ठीक है, चलिए ये रहा। देखिए, रोहिणी कृषि से जुड़ा है, सरहुल प्रकृति और साल से जुड़ा है, साल के वृक्ष से, सोहराई पशुधन और फसल से जुड़ा है। क्लियर है? और विशु जो है केरल का मुख्य त्योहार है, इसमें मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है, झारखंड से संबंधित नहीं। चलिए, हाँ जी। वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत में मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले देखिए, 53 से घटकर 43 हो गई। 2001 से 11 के बीच मिलियन की, जो मिलियन यानी कि बोले 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले कितने शहर थे जो 2011 से, सॉरी 2001 से 11 की तुलना में? तो घटी तो नहीं है, बढ़ी है, तो घटने वाले नहीं है। तो वो पहले 2001 में थे 35 शहर, ठीक है, और 2011 में हो गए 53, यानी कि उल्टा हो गया बिल्कुल। ये समझ लीजिए, 3 5 5 3। क्लियर है? ऐसे याद कर लीजिए, जो मिलियन में जिनकी जनसंख्या बढ़ी, यही है। 2011 में कितने थे? 35, और एक में, सॉरी 11 में हो गए 53। कारण क्या है? शहरीकरण है, जनसंख्या वृद्धि है, ग्रामीण से शहर में भागना और पलायन करना। निष्कर्ष क्या है? 2011 से 35 से 53 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से रिलेटेड है? ये आपको बताना है भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। चलिए मैं बाकी बता देता हूँ। भाग एक किससे है? वो आपका भारत राष्ट्र है। ठीक है, भारत राष्ट्र और राज्य, यानी कि राज्य यानी पूरा क्षेत्रफल जो है इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, अब आपको बताना है वो किससे रिलेटेड है। पहला भाग मैंने बता दिया, पहले भाग से तो नहीं है। हाँ जी, अब ऑप्शन आपके पास बचे 3, चलिए पढ़ ही लेते हैं, ऐसे आप नहीं समझेंगे। हाँ जी, सबसे पहले ये रिलेटेड है, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये आप मैंने बताया भाग 3 से रिलेटेड है। चलिए कैसे, और इसमें पूछे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक की ये लिस्ट है। इसके अधिकार क्या क्या है? फेमस फेमस, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और भाग एक में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि उसके क्षेत्र राज्य। ये संघ का मतलब है देश, और उसका क्षेत्र यानी कि उसके राज्य। भाग 2 में है नागरिकता, और भाग 4 में है डीपीएसबी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भूमि जिसे बिना खेती के एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खोई हुई उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके, उसे कहा जाता है। बंजर भूमि तो उसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। सबसे पहले मेरा ध्यान ऑप्शन डी पर ही गया था, तो बंजर भूमि वो हो नहीं सकती। वो है चालू पड़ती, यानी कि कोई खेत है, सबसे पहले उसमें आपने खेती करी, ठीक है, अब उसकी जो है खेती करने की, अब उसमें अगली साल जैसे बोया आपने आपने देखा अरे फसल कम हो रही है, तो आपने क्या करा, 2 साल के लिए खाली छोड़ दी और फिर उसमें खेती कर ली, फिर वही वो क्षमता आ गई वापस बराबर, तो उसे बोलते हैं चालू पड़ती। ठीक है, खेती योग्य बंजर भूमि क्या है? सबसे पहले स्थायी चारागाह का मतलब है जो आपके घास के मैदान होते हैं, जो गाय भैंस खाती है, सिर्फ घास आराम से। ठीक है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, वह भूमि जिसे एक से अधिक कृषि वर्ष तक बिना खेती छोड़ दिया जाए, उद्देश्य से प्राकृतिक प्रक्रियाओं से मिट्टी खोई हुई उर्वरता पुनः प्राप्त। ठीक है, यही है करंट फेलो, चालू पड़ती, यही है। ठीक है, अब देखिए अन्य विकल्प, स्थायी चारगे का पशु के चराने हेतु भूमि, और खेती योग्य बंजर भूमि लंबे समय से अनुपयोगी लेकिन खेती योग्य है। ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए, डीडीटी और प्लास्टिक क्या है? तो ये तो आपका आंसर आपके आ गई, गैर जीव नवीनीकरण अपशिष्ट, यानी कि इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं थोड़ा सा। डीडीटी जो है एक रासायनिक कीटनाशक है, और प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर। ये गलते नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो प्रदूषण, जो पर्यावरण में हमारे में ना घुले, ठीक है, जो खत्म ना हो, जिनकी उम्र बहुत हो और ये प्रदूषण फैलाएं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए आज के में इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, इतने ही रखेंगे, इतने ही हैं। बाकी जो आपका अलग प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया, बाकी आज के 20 ही हैं। और जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।